हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के बारे में। कई बार लोगों के मन में सवाल आता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो क्या है, या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक लिखा होता है, या फिर नेशनलाइज बैंक है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे ताकि आपके जो भी बेसिक डाउट है वो यहाँ पर दोस्तों दूर हो जाए। तो पहले पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ये बेसिकली इनकी डेफिनेशन क्या कहती है। इनकी दोस्तों डेफिनेशन ये कहती है कि जो आरबीआई एक्ट है 1934, इसके सेकेंड शेड्यूल में जो भी कमर्शियल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं इनको मेंशन किया गया है। तो मतलब इन सारी चीज़ों की जो डेफिनेशन है वो आपके सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन किया गया है, जो इनको अलाउ करता है कि आप अपने बैंकिंग बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें आप एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग आउट लोन्स एंड अदर बैंकिंग सर्विसेज को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपसे कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं एससीबीज वो कहाँ पर मेंशन है, तो ये दोस्तों जो दूसरी अनुसूची है आरबीआई एक्ट 1934 की, इसमें इनको मेंशन किया गया है। अब इनके बारे में कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उनको भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले बहुत जरूरी पॉइंट है ये दोस्तों, ये कहता है कि जो कमर्शियल बैंक है विच कंडक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया have paid up capital and reserve of an aggregate real and exchangeable value of not less than 5 lakhs। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये इनके लिए बताया गया है कि आप कोई भी जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वो अगर भारत के अंदर बिजनेस करना चाहती है तो उसकी जो पेड अप कैपिटल है नॉट लेस देन 5 lakhs, ये यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। दूसरी चीज आपको बता दूं कि जो सेकेंड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि बहुत जरूरी पॉइंट है, satisfied the Reserve Bank of India that their affairs are not being conducted in a manner like detrimental to the interest of the depositors। सीधा सीधा इसका यही मतलब है कि जब कोई भी बैंक ओपन होगी तो ये है पब्लिक, ये पब्लिक 1 2 3 4, ये लोग इस बैंक में जाएंगे और अपना अपना जो मनी है वो यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। तो बैंक की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो पूरी तरीके से 100% सेफ रहे। यहाँ पर यही कहा गया है, सेटिस्फाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट देयर अफेयर्स आर नॉट बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल, मतलब कि किसी तरीके से उनके पैसे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए जो भी डिपॉजिटर्स आपके बैंक में पैसा लगा रहे हैं। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है और साथ में आर एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द सेकेंड शेड्यूल टू द रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट 1934 एंड व्हेन इंक्लूडेड आर नोन एज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि इन कंडीशन के साथ में इनको इंक्लूड किया गया है जो आरबीआई एक्ट 1934 है, इसके दूसरी अनुसूची में सेकेंड शेड्यूल में। ओके, और ये आप सभी को दोस्तों पता होगा कि कोई भी बैंक जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है इसके ऊपर आरबीआई जो है वो अपनी निगरानी करता है और आरबीआई इन बैंकों को जो भी जरूरत के हिसाब से लाइक बैंक रेट पर आपने देखा होगा लोन वगैरह भी मुहैया आरबीआई के द्वारा कराया जाता है। ओके, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है इनको कितनी कैटेगरीज में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आप यहाँ पर छोटी छोटी सब कैटेगरीज में देख लें। पहले आपको सारी बैंक मिलेंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी एसोसिएट, मतलब जो एसबीआई ग्रुप है इसकी जितनी भी एसोसिएट बैंक है लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो महाराष्ट्र है, ठीक है, ये मैसूर है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको दोस्तों देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, एक मैं आपको और बता दूं कि ये सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं वो सारे के सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में काउंट होते हैं। नेशनलाइज बैंक दोस्तों वो होते हैं जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था, तो वो सारे बैंक यहाँ पर जो है शामिल होंगे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में। इसके अलावा जो रीजनल रूरल बैंक हैं आरआरबीज हैं इनको शामिल किया गया है, और जितने भी फॉरेन बैंक हैं विदेशी बैंक हैं वो भी आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में आते हैं। इसके अलावा अदर देन इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इनको भी दोस्तों इसमें शामिल किया गया। तो मैं पूरी आपको लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन सी बैंक है, कौन कौन सी बैंक इसमें शामिल है, वो आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होती है। देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि ऐसी बैंक, ठीक है, ये आपकी बैंक हो गई और ये आपकी सरकार है, गवर्नमेंट। अगर सरकार की हिस्सेदारी, सरकार का जो स्टेक अगर किसी भी बैंक में 50% से ज़्यादा है, ठीक है, दैट मीन्स कि मोर देन 51%, अगर आप ये मान लें 51% है, ओके,
50% से ज़्यादा 51% हो गया तो वो बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत आएगी, सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल होगा। ओके, तो यही पब्लिक सेक्टर बैंक की जो डेफिनेशन है, आर अ मेजर टाइप ऑफ बैंक इन इंडिया वेयर अ मेजोरिटी स्टेक दैट इज मोर देन 50%। ठीक है, तो देखो आधे आधे के हिस्से में तो कंफ्यूजन रहेगा ना। आपको मैं बता दूं कि कोई एक बड़ा आइटम है और अगर इसका ज़्यादा हिस्सा जिसके पास होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, तो ऑब्वियसली ये भी कहा जाता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल उनके ऊपर है। गवर्नमेंट जो है अपने तरीके से उनको जो है चलाती हैं। ठीक है, अगर उनमें कोई क्राइसिस आता है तो गवर्नमेंट भी उनके ऊपर ध्यान देती है। इसलिए लोग ज़्यादातर प्राइवेट बैंक में जॉब करने के तुलना में जो है सरकारी बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, इनमें जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब सिक्योरिटी। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब जैसे एक मन में और सवाल आ रहा होगा कि कोई भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है क्या ये प्राइवेट सेक्टर बैंक में कन्वर्ट हो सकती है? दोस्तों बिल्कुल, जी हाँ, हो सकती है। गवर्नमेंट अगर चाहे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर वो चाहे अपने स्टेक जो है निकाल लेगी। ओके, दैट मीन्स कि अगर उसने डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, आपको पता है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उसमें जो शेयर्स होते हैं, हर एक बैंक अपने अपने शेयर्स को लिस्टेड करती है। जितने भी आपने पब्लिक सेक्टर बैंक देखे होंगे, चाहे मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया, आपको पता होगा। इसके अलावा जितने भी आप बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, सबके शेयर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को कभी भी अपना पैसा निकालना होगा तो वो अपनी हिस्सेदारी खींच लेगी, दैट मीन्स कि डिस इन्वेस्टमेंट कर देगी, और फिर जिसके हाथ में ज़्यादा पावर होगी उसके कंट्रोल में वो बैंक आ जाएंगे। ठीक है, तो प्राइवेट बनाने का तरीका बिल्कुल है और कई बैंक हुए भी हैं। आपने सुना होगा IDBI बैंक, इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ था, और ये चीज़ें भी आपने आने वाले पिछले कुछ दिनों में देखी होंगी। ओके, अब यहाँ पर कुछ और भी दोस्तों सवाल हैं। आप पूछेंगे कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है? तो देखो मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नेशनलाइज बैंक नहीं है वो, लेकिन वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, तो अगर मैं आपको एक यहाँ पर क्लॉज लिख कर दूँ, मैं यहाँ पर अगर ये बोलूँ कि ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक, ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक एक्सेप्ट SBI ग्रुप आर नेशनलाइज बैंक, तो ये बिल्कुल ठीक बात होगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं आपका होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है सिवाय SBI ग्रुप को छोड़कर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके एसोसिएट को छोड़कर, तो वो सारे के सारे नेशनलाइज्ड हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ और हम ढंग से समझ लेते हैं। जो नेशनलाइज बैंक है, ये बेसिकली जो नेशनलाइजेशन हुआ था 2 फेज में हुआ था, आपको पता होगा, 1969 में और 1980 में, 1980 में। तो यहाँ पर ये जो कहा जा रहा है कि जो भी बैंक, ये कहा गया है कि दीज बैंक्स वर इस्टेब्लिश्ड अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 1980, तो इसमें इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में और आएगा कि पहले क्या होता था। देखो पहले जो 1969 से पहले की अगर हम बात करें तो जो भी बैंक होते थे, क्या है कि अगर ये किसी को जो ग्रामीण इलाके हैं या फिर ऐसी संस्थाएं जिनको ये कर्ज नहीं दे पा रहे, या फिर उनके ऊपर इनकी जो धौस ज़्यादा चलती थी, उन्हें भगा देते थे, कुछ भी करते थे वॉटेवर, तो आने वाले टाइम पर ऐसा हुआ कि ये जो बैंक है इनका जो स्वामित्व था वो दोस्तों निजी सेक्टर्स में था, मतलब कि जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो यहाँ पर कंप्लीटली इन्वॉल्व थे। फिर 1969 और 1980s में जब नेशनलाइजेशन किया गया तो उस समय पर इन सारी बैंकों का कंट्रोल जो है वो सरकार के हाथ में आया, और फिर सरकार ने इनके प्रॉफिट को और भी चीज़ों को टाइम टू टाइम मॉनिटर किया, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये सोचा कि जो पब्लिक का वेलफेयर है, ठीक है, मतलब हमें ज़्यादातर ध्यान देना है पब्लिक के बेसिक अंडरस्टैंडिंग और उसके कामों के लिए। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इस एक्ट के अंतर्गत इनको नेशनलाइज किया गया था। इन 1969 14 कॉमर्शियल बैंक वर नेशनलाइज एंड 1980 6 मोर बैंक वर नेशनलाइज। ठीक है, तो 1969 में 14 हुए, फिर 80 में 6 और हो गए। ठीक है, ये आपको दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट मिल गया होगा। लेकिन अभी आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1969 और 1980 में क्यों नेशनलाइज नहीं किया गया? ओके, क्या ये प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में नहीं था? तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें ये आप नोट करें कि SBI वॉज ऑलरेडी अंडर स्टेट कंट्रोल इन 1969 एंड 1980, मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था ये ऑलरेडी सरकार के कंट्रोल में था, तो इस वजह से इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। ओके,
तो यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये 1969-1980 में स्टेट के कंट्रोल में था बाय द एक्ट 1955 SBI एक्ट। ओके, तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइजेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके, और जितने भी बैंक जिनको नेशनलाइज किया गया ओके वो आइदर ऑन बाय प्राइवेट बिजनेस ग्रुप और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इनके द्वारा थे। तो इस वजह से इनको सरकार ने अपने अपने अंडर कंट्रोल में लिया और इनका नेशनलाइजेशन किया। तो आई होप ये वाली चीज़ दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी और इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कितनी कितनी बैंक्स हैं जो कि आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की श्रेणी में जिनको शामिल किया गया है। तो आप ये देख लें कि आरबीआई की वेबसाइट पर जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके जो एसोसिएट बैंक हैं उनके अलावा जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक शामिल हैं। आप देख सकते हैं इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जरूर इसमें से कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका मर्जर में जो शामिल हुए हैं, तो वो पूरी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सारे के सारे यहाँ पर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में इसमें दिखाए गए हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो भी दोस्तों यहाँ पर शामिल हैं। एक्सिस बैंक लिमिटेड, बंधन बैंक हो गया, कैथलिक सीरियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक। तो ये जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं लाइक आप देख लो कर्नाटका बैंक हो गया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक, नैनीताल बैंक लिमिटेड, आरबीएल बैंक, ठीक है। और आपने देखा है कि यस बैंक और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। आईडीबीआई दोस्तों पहले कुछ समय पहले ये सरकारी बैंक हुआ करता था, बाद में इसका निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और उसके बाद जो है ये बैंक आपका शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक में शामिल हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक लिस्ट और भी है जिसमें ये कहा गया है कि जो लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आपको पता होगा कि कुछ समय पहले जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये आप क्या थे, जैसे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इक्विडेस स्मॉल, ठीक है, उज्जीवन स्मॉल, उत्कर्ष, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है। और लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक की बात होगी तो उसमें केवल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड आपका शामिल है। ओके, और आरआरबीज के बारे में आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड रीजनल रूरल बैंक जो आरआरबीज हैं उसकी पूरी लिस्ट दी गई है, 1 से लेकर ये बेसिकली आपको दिया गया है 53 तक, ठीक है। ये आप आरबीआई की वेबसाइट पर देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बैंक हैं जिनका जो एमलगेशन में आई थी तो उनका मर्जर हुआ है। ओके, तो आप उनको यहाँ पर इग्नोर कर देना। और ये जो लिस्ट है इसमें जितने भी शेड्यूल्ड रीजनल रूरल बैंक हैं उनकी दोस्तों डिटेल आपको दे दी गई है। ओके, अगर आपका अभी भी कोई डाउट होगा तो आप जरूर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो अगला पार्ट है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो भी आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, किस तरीके से वो करते हैं। इस वीडियो में आपको इतना ब्लूप्रिंट मिल गया होगा कि बेसिकली जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है ये क्या है, किस तरीके से ये है और इसमें क्या क्या चीज़ें जो है शामिल है। ओके, तो ये आई होप आपको लेक्चर समझ में भी आया होगा। और दोस्तों अगले पॉइंट में हम नेक्स्ट पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और शेयर जरूर करना ताकि मोटिवेशन मिले और ऐसे और भी वीडियोज़ आपके पास आते रहें। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में एक बार फिर से।